हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम रेडिएशन का डिस्कशन करेंगे। ये इसका थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे और डेफिनेशन को थोड़ा समझ कर आप ठीक से उनको जो है वो सुनना और स्टडी करना, ठीक है? और पीडीएफ निकाल कर अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो आप हेडिंग डालें रेडिएशन। रेडिएशन आपको मालूम है कि जो हीट ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस है जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना? तो जो लाइट रेज़ हैं वो भी एक तरह के रेडिएशन हैं, गामा रेज़ हैं वो भी रेडिएशन है, एक्स रे रेडिएशन है। इस तरह से बहुत सारे रेडिएशन के पार्ट हैं। तो आप जो है हेडिंग वहाँ पर डालें रेडिएशन और लिखें द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड directly from one body to another. The process by which heat is transferred directly from one body to another without affecting the intervening medium is called radiation. रेडिएशन के प्रोसेस में जो इंटरवेनिंग मीडियम है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? जो बॉडी रखी होती है वही, या आप जब होंगे तो हीट की फीलिंग करेंगे वहाँ पर। ऑल बॉडीज आर कंटिन्यूसली इमिटिंग एनर्जी बाई वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर। देखिए, किसी भी टेम्परेचर पर हर बॉडी इमिशन जरूर करती है रेडिएशन का, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो। वैसे जनरली में क्या होता है कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पर हीट का इमिशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है, यानी एब्जॉर्ब भी करती है हीट को, ठीक है ना? और हर टेम्परेचर पर जो है वो इमिशन होता है। तो ऑल बॉडीज आर कंटिन्यूसली इमिटिंग एनर्जी बाई वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड radiant energy or thermal energy. Radiant energy or thermal energy. लिखिए, radiant energy depends on number 1 temperature of the body, temperature पर डिपेंड करती है। number 2 nature of the radiating surface, nature of the radiating surface. wavelength of the thermal radiation lies, wavelength पता होना चाहिए आपको, वैसे भी 12th में काम आता है। 8 into 10 raised to power minus 7 meter to 4 into 10 raised to power minus 4 meter। जो रेडिएशन है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को आप पहले नोट करें। जैसे लाइट की प्रॉपर्टी होती हैं वैसे ही इसमें भी हैं। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। नंबर 1, थर्मल रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। आपको मालूम है कि सन से रेज आती हैं, वो बिना किसी मीडियम के यहाँ तक आ जाती हैं। इसका मतलब है कि जो रेडिएशन है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट, रेडिएशन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ पर जो है वो लाइट की तरह ही होता है। इसमें जो दोनों लॉ वहाँ पर यूज होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम होगा, I=R होता है और ऑल लाई इन द सेम प्लेन है। रिफ्रैक्शन लॉ स्नेल लॉ है, वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे। मीडियम में हमने आपको बता दिया कोई इफेक्ट होता नहीं है। रेडिएशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं डिस्टेंस के साथ, अगर पॉइंट सोर्स है, यानी 1/r² का। स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई प्रिज्म। प्रिज्म की हेल्प से हम स्पेक्ट्रम को जो है वो बना सकते हैं थर्मल रेडिएशन का। थर्मल रेडिएशन कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन जो है वो 12th का टॉपिक है। इसमें किसी भी रेडिएशन को एक क्रिस्टल से आप पास जब कराते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं 3D में, वो सभी कन्फाइंड होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन रह जाते हैं और सब ब्लॉक हो जाते हैं। उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, जो कि 12th में आप पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद आप हेडिंग डालें रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस का मतलब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, एब्जॉर्प्टेंस का मतलब एब्जॉर्प्शन से है, और ट्रांसमिटेंस का मतलब कि ट्रांसमिट होना है। जैसे किसी सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन फॉल होंगे तो कुछ तो हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर देगा और कुछ जो है वो आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वहां पर नीचे लिखें लेट Q इज द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट। यानी Q जो है यहां पर लिख देना, Q इज द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट। फिर Q1,
Q1 is the amount of thermal radiation reflected. Q3 is the amount of thermal radiation absorbed. Q2 लिखना absorbed और Q3 transmitted. Q1 amount of thermal radiation reflected, Q2 amount of thermal radiation absorbed, Q3 amount of thermal radiation transmitted. ठीक, तो इससे ये तीन डिफिनीशन बनती हैं। फर्स्ट डिफिनीशन आप नोट करें। फर्स्ट डिफिनीशन रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस को स्मॉल आर से, और ये आपका होगा Q1 अपान Q। इसका मतलब है कि जो रेडिएशन रिफ्लेक्टेड होंगे डिवाइडेड बाई टोटल रेडिएशन जो फॉल हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, आपने Q को ऊपर लिखा होगा अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट, यानी रिफ्लेक्टेड अपॉन रेडिएशन इंसिडेंट, उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। दूसरा एब्जॉर्बटेंस, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका Q2 अपॉन Q होगा। एब्जॉर्बटेंस Q2 अपॉन Q। एब्जॉर्बटेंस को हम एब्जॉर्बटिव पावर भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस को रिफ्लेक्टिंग पावर भी। वहाँ आर करके लिख देना, रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बटेंस में और एब्जॉर्बटिव पावर। तीसरा लिखें ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस को स्मॉल टी से लिखेंगे और ये आपका Q3 अपॉन Q होगा। इसके माने जो रेडिएंट एनर्जी जो ट्रांसमिट होगी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी। अब इन तीनों को प्लस करते हैं। प्लस करने का मतलब R प्लस A प्लस T, तो तीनों जब प्लस करेंगे तो Q1 प्लस Q2 Q3 अपॉन Q होगा। और आपको मालूम है कि नेट एनर्जी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगी। इसका मतलब R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1 होता है। छोटा सा डेरिवेशन है। नेचुरल है कि सरफेस पर जब कोई रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइक करेगी एनर्जी, तो वहाँ पर या तो रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा। उसी के बेसिस पर ये डिफिनीशन बना ली गई है। इसके नीचे यहाँ पर पॉइंट नोट करें, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ T इज इक्वल टू 0, अगर T 0 होगा देन, पहला पॉइंट, इफ T 0 तो R प्लस A इज इक्वल टू 1, यानी ट्रांसमिटेंस ना हो। इसका मतलब है कि अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि R प्लस A इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर लिख दे, फॉर गुड रिफ्लेक्टर, सो गुड रिफ्लेक्टर आर बैड एब्जॉर्बर एंड वाइस वर्सा, यानी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि R प्लस A इज इक्वल टू 1 है। फॉर गुड रिफ्लेक्टर, सो गुड रिफ्लेक्टर आर बैड एब्जॉर्बर एंड वाइस वर्सा। सेकेंड पॉइंट, इफ R0 T0 दोनों जीरो हों, if R0 T0 then A is equal to 1, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन भी ना हो, ट्रांसमिशन भी ना हो, तो सारी की सारी रेडिएंट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लिखिए, बॉडी विल एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, सच ए बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सच ए बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये तीनों ही प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस, लिख दीजिए, डिपेंड्स अपॉन, यानी R स्मॉल r, T और A डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। नंबर 2 वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ कितना है इंसिडेंट रेडिएशन का। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस। मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस और मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, तीनों एक ही नाम है। मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस, मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। देखिए, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ का, ये एनर्जी है जो रेडिएट होगी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, लेकिन पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। ठीक, तो नोट करें, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी corresponding to a particular wavelength lambda, fixed wavelength, particular wavelength lambda
at a particular temperature is defined as the amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface area. Amount of radiant energy per unit time per unit surface area of the body within unit wavelength interval around lambda between lambda minus 1/2 to lambda plus 1/2। इसका मीनिंग है कि जैसे आपने किसी फिक्स वेवलेंथ पर रेडिएंट एनर्जी निकालना है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जैसे आपने मान लीजिए वेवलेंथ सपोज 100 एंगस्ट्रॉम लिया, तो इससे हाफ वेवलेंथ कम और हाफ वेवलेंथ ज्यादा, इतने में जितने रेडिएशन इमिट होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उनको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। ओके, आपने लिखा है ऊपर कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नेचुरल है कि इसकी जो यूनिट है, इसको हम जो सिंबल है वो ई लैम्डा से लिखते हैं, ई और नीचे सफिक्स लगाएं लैम्डा, ई लैम्डा। यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, वाट की जगह जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। वाट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम, क्योंकि पर यूनिट वेवलेंथ भी है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इमिसिव पावर। ये टोटल इमिसिव पावर होती है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है, वो टोटल है। इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर लिखिए, इट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ, it is defined as total amount of energy radiated per second. It is defined as total amount of energy radiated per second per unit area। ये भी पर सेकंड पर यूनिट एरिया है एनर्जी रेडिएंट, लेकिन ये टोटल है, तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट लाइन में लिख दें टोटल इमिसिव पावर। टोटल इमिसिव पावर E इज इक्वल टू, ये आप निकाल चुके थे, ई लैम्डा पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इसमें डी लैम्डा मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन करें 0 to इन्फिनिटी, ये आपकी टोटल इमिसिव पावर का फार्मूला बनेगा। कोई कैलकुलेशन आपको 11th में इससे नहीं करना है, केवल आप ये समझ ले, जो लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को जानते हैं वो समझते होंगे कि एरिया अंडर कर्व होता है, इसलिए ई लैम्डा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इमिसिव पावर है, उसमें डी लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल वेवलेंथ पर एनर्जी आ जाएगी आपकी टोटल, और उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे 0 to इन्फिनिटी तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। पहले एनर्जी की बनेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और फिर टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो इसकी यूनिट नोट कर दें, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर यानी एंगस्ट्रॉम हट जाएगा, पर यूनिट वेवलेंथ हट जाएगा। इसको बोलते हैं इमिसिव पावर, स्मॉल ई से लिखते हैं रेडिएंट पावर। नेक्स्ट हेडिंग डालें इमिसिविटी। इमिसिविटी का जो सिंबल है वो एप्सिलॉन है, जो कि कूलम्ब्स लॉ में यूज होता है, ब्रैकेट में लिख दें एप्सिलॉन। इमिसिविटी लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द टोटल इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी at the same temperature. It is defined as the ratio of total emissive power of the body, यानी किसी बॉडी की इमिसिव पावर डिवाइडेड बाई टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो कैपिटल ई से लिख लेते हैं, और इसकी स्मॉल ई से, तो इमिसिविटी है स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। फॉर आइडियल रेडिएंट्स, यानी कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो उसकी यहाँ कैपिटल ई आएगा, तो ई अपॉन ई 1 हो जाएगा, इसलिए वहाँ नोट कर दें फॉर आइडियल रेडिएंट्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। फॉर आइडियल रेडिएंट्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट डिफिनीशन नोट करें, देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्बटेंस, इसे स्मॉल ए से लिखते हैं, इसके पहले भी आपने इसको लिखा है। लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
हेडिंग डालें एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टेंस, ब्रैकेट में स्मॉल है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू द एनर्जी इंसिडेंट, यानी एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट. It is ratio of energy absorbed to the energy incident. For perfectly black body, A is equal to 1 और total absorptive power A is equal to फिर वही फार्मूला A lambda T lambda और 0 to infinity. हमने स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर आपको नहीं लिखाई है A lambda, जैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वैसे ही स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है, वही लैम्डा -1/2 से लैम्डा +1/2 तक. ठीक, ए लैम्डा वहां पर नोट कर देना, इसके नीचे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, सॉरी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है. ठीक, अब आप हेडिंग डालें ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडियल है. लिखिए ए ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी दैट एब्जॉर्ब % रेडिएशन, यानी टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले. टोटल भी लिख सकते हैं. ए ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी दैट एब्जॉर्ब total radiation falling on it या % radiation falling on it, and if it is heated to high temperature, it emits radiation of all possible wavelength. अगर उसे बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट कर दें तो वो सभी पॉसिबल वेवलेंथ का इमिशन करेगी. लिखा, देखिए radiation emitted radiation are totally independent of the shape, size, material, क्योंकि आइडियल केस है, shape, size, material and nature of the surface. It depends only on the temperature. लिखा, इसी में लिखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसके पॉइंट्स को नोट कर लें. देखिए इट इज नॉट, फर्स्ट पॉइंट डालें, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी शुड अपीयर ब्लैक. ये जरूरी नहीं कि वो ब्लैक हो. सन इमिट्स ऑल द रेडिएशन, हेंस सन मे बी कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी. हम सन को ब्लैक बॉडी की तरह मान लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी नीदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट. एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी नीदर reflects nor transmits any radiation, therefore absorptance or absorptive power of perfectly black body is unity. नेचुरल है कि जितने रेडिएशन उस पर फॉल हो रहे हैं वो सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नेचुरल है कि ए जो है वो 1 होगा और ए लैम्डा यानी कि सभी वेवलेंथ पर वैल्यू इक्वल होगी, यानी ए लैम्डा इज सेम फॉर ऑल द वेवलेंथ और 1 के इक्वल होगा. तो ए लैम्डा और ए इसका 1 होगा, वो आप यहाँ पर नोट कर लें और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट को. और ये भी नोट कर दें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन नॉट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है. हम लोग, आप बुक्स में दिया रहता है, एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बना लेते हैं. जैसे आपने ये ब्लैक बॉडी ले ली, इसको बोलते हैं फेरी ब्लैक बॉडी, नाम है साइंटिस्ट का, फेरी आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी लिख लेना, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी. इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रेंगुलर शेप में ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर कोई भी रेडिएशन जाएगा तो फिर ये अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होके इसी के अंदर रहेगा, इस तरह से. ठीक है ना. इसकी इस तरह से अंदर की वॉल को बनाते हैं कि कोई भी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब ना करे. ठीक है ना. अंदर अंदर केवल जो है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, बहुत कम चांस है कि लाइट बाहर निकल कर आएगी, यानी रेडिएशन बाहर निकल कर आएंगे. ये ट्रेंगुलर इसीलिए बनाते हैं, अगर यहाँ पर सीधे स्ट्राइक करेगी तो सीधे वापस चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर एंगल सा बना देते हैं, यहाँ स्ट्राइक करेगी तो अलग एंगल पर ये चली जाएगी. इसे फेरी आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी या प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बोलते हैं. तो ब्लैक बॉडी का याद रखना को उसका ई एप्सिलॉन ये 1 होते हैं, ये सभी ध्यान रखना.
नेक्स्ट हेडिंग डालें आप किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखिए, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर corresponding to a the ratio of emissive power to the absorptive power corresponding to a particular wavelength and at a given temperature is always constant for all bodies. This constant is equal to the emissive power of the perfectly black body at the same temperature and wavelength. यानी कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है और ये ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा ये कांस्टेंट होगा और ये आपका, चूंकि ए लैम्डा इसका 1 होता है ब्लैक बॉडी का, इसलिए ये कैपिटल ई इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ई लैम्डा के इक्वल होगा। ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट और कैपिटल ई लैम्डा के ब्रैकेट में लिख देना परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक, आप नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रूफ ऑफ किरचॉफ लॉ। प्रूफ ऑफ किरचॉफ लॉ लिखिए, कंसीडर ए बॉडी हेल्ड, कंसीडर ए बॉडी हेल्ड इन एन एनक्लोजर मेंटेन्ड at a constant temperature T, capital T लिखना। Consider a body held in an enclosure maintained at a constant temperature T. Suppose dq, capital D लिखना। Suppose dq is a small amount of heat energy. Suppose dq is a small amount of heat energy incident per second per unit area on the body in a small wavelength interval d lambda. Suppose absorptive power is equal to a lambda. सिंबल आप जानते हैं, a और सफिक्स लैम्डा लगाना है। सपोज एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू ए लैम्डा। आपने एक बॉडी को एज्यूम किया, इनक्लोजर को, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर T पर मेंटेन है। dq स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम इन ए स्मॉल वेवलेंथ इंटरवल। सपोज एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक से लिखना, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया per second is given by a lambda dq। क्योंकि a lambda जो होती है आपकी, वो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब अपॉन टोटल है और इसमें जो एनर्जी आ रही है वो dq है, तो नेचुरल है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आ जाएगी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जब dq मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लिखें सपोज इमिसिव पावर इज इक्वल टू ई लैम्डा। सपोज इमिसिव पावर इज इक्वल टू ई लैम्डा। लिखिए अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज गिवन बाई ई लैम्डा और डी लैम्डा। ठीक, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज गिवन बाई, आप अभी लिख चुके हैं, एक डी लैम्डा वेवलेंथ के इंटरवल में, जो डी लैम्डा आपने ऊपर नोट किया है उसी की वेवलेंथ पर ये मल्टीप्लाई कर दो, इसी को इंटीग्रेट करके आपने टोटल एनर्जी निकाली थी। ये डी लैम्डा में है इसलिए डी लैम्डा को मल्टीप्लाई किया गया है पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। लिखिए व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का कि जितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, उतनी ही इमिट कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया। टेम्परेचर क्योंकि कैपिटल T कांस्टेंट है। अब ये दोनों इक्वल कर दें,
तो ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा ई क्यू, दोनों इक्वल कर दें और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि टेम्परेचर कैपिटल टी मेंटेन्ड है उसका, अंडर सर्टेन कंडीशन है डेरिवेशन। लिखिए फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी का निकालेंगे तो ए लैम्डा 1 होगा और हम ई लैम्डा को कैपिटल ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए लैम्डा 1 और ई लैम्डा को कैपिटल ई लैम्डा, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दें जरा। यहाँ पर क्या डाल देंगे, ई लैम्डा डी लैम्डा, इसकी जगह 1 डी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1/2, तो फिर ई लैम्डा अपान ई लैम्डा, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, डी क्यू, ए लैम्डा इसका 1 था, ये ए लैम्डा के इक्वल हो गया, इसको ठीक से यहाँ पर ई लैम्डा अपान ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा, इसमें नोट कर लें। और आप यहाँ पर देखें ये वाली इक्वेशन ये आ गई, ई लैम्डा अपान ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। अब हम अलग अलग उसके लिए भी लिख सकते हैं, वन बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए आप इस तरह से नोट कर देना, ई लैम्डा अपान ई लैम्डा फर्स्ट बॉडी का, ई लैम्डा अपान कैपिटल ई लैम्डा सेकंड बॉडी का, ये आपका डॉट डॉट करके ये कैपिटल ई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका किरचॉफ लॉ है और उसका डेरिवेशन था। किरचॉफ लॉ आप समझ गए होंगे कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू दी एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर टू दी एब्जॉर्प्टिव पावर, इनका रेशियो कांस्टेंट होगा और वो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के इक्वल होगा, क्योंकि उसका ए लैम्डा 1 होता है। इसके प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंस है, आप एक केवल हेडिंग यहाँ पर लिख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ लॉ, और 11th के लिए ध्यान रखना। ठीक है, इफ ए सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, if a surface is a good absorber of a particular wavelength of radiation, it is also a good emitter of that wavelength of radiation। यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर वो अच्छी ठीक से एब्जॉर्ब करता है तो उसका वो इमिशन भी करेगा, अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगा। तो इफ ए सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इट इज आल्सो ए गुड इमिटर ऑफ दैट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल जरूर लिखें और ध्यान रखना। देखिए एग्जाम्पल, रेड ग्लास एपियर्स रेड इन वाइट लाइट। आपको मालूम है आपके यहाँ जो लाइट आती है सब वाइट लाइट है, सभी कलर मिक्स हैं। आप अगर रेड ग्लास को देखेंगे तो वो रेड एपियर करेगी। रेड एपियर करने का मतलब है कि सारे रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रही है, केवल रेड का वो रिफ्लेक्शन कर रही है। यानी कि red glass appears red in white light because it reflect red light and absorb the rest, यानी कि सभी अदर रेडिएशन का absorb the rest। Since the average effect of the rest of the light, जो अगर हम रेड लाइट को हटा दें यानी कि वाइट में से रेड को माइनस कर दें तो जो इफेक्ट होता है वो ग्रीनिश होता है, यानी ग्रीन जैसा दिखता है। द एवरेज इफेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइट ब्रैकेट में white minus red is greenish, we can say that red glass absorb from light strongly, red glass absorb green light strongly, क्योंकि रेड का तो वो रिफ्लेक्शन कर रही है तो बची हुई लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रही है तो वो उसका इमिशन भी करेगी। so that the red glass absorb green light strongly, so the emissive power of the red glass should be maximum for green light, emissive power of the glass should be maximum for green light, hence when red glass is heated to high temperature, light gives greenish glow on being heated। यानी वही ग्लास हीट करने पर वो ग्रीनिश यानी कि ग्रीन जैसा आपको दिखाई पड़ता है।
तो समझ गए होंगे आप कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर वो गुड रिफ्लेक्टर भी हैं और गुड एब्जॉर्बर भी हैं, या उसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप एक पॉइंट इसमें और नोट करें, देखिए प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। देखिए all bodies at all temperatures, all bodies at all temperatures radiate energy. They also continue to gain energy from the surrounding. देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी बॉडी हैं वो हर समय रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी कर रही हैं और इमिट भी कर रही हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अगर रेडिएशन का एब्जॉर्बटेंस ज़्यादा होगा तो नेचुरल है कि उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा, और अगर इमिशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर फॉल होगा, लेकिन होते काम दोनों हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स रेडिएट एनर्जी, दे आल्सो कंटिन्यू टू गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, since surrounding also radiate energy. If it loses more energy than it gets, यानी लूज ज्यादा कर रही है गेन करने से, then net effect being cooling, नेचुरल है टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक, नेट इफेक्ट बीइंग कूलिंग एंड वाइस वर्सा। नेचुरल है अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करने लगेगा। तो हमने आपको आज जो है वो थ्योरी में जो बेसिक ये थ्योरी थी, डेफिनेशन थी, इनमें इन डेफिनेशन को क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है रेडिएशन से रिलेटेड, ठीक है ना, जिससे कि आपको आगे की थ्योरी क्लियर हो। तो आप इसको प्रिपेयर करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।